दोस्तों, किन्हीं भी दो देशों के बीच में अगर हम कहें कि मतभेद चल रहे हैं तो उसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, धर्म को लेके हो सकते हैं, या राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं। तो इस टाइम आपने देखा होगा एक टॉपिक काफी सुर्खियों में चल रहा है, जैसे ईरान और इजराइल का युद्ध हो सकता है। तो ये खबरें काफी सुर्खियों में है। इसमें हमने एक चीज नोटिस करी है कि दोनों देश कई टाइम से इनके बीच में तनाव चल रहा है, लेकिन कभी भी इन्होंने डायरेक्ट एक दूसरे पे अटैक नहीं किया, कोई भी डायरेक्ट युद्ध इन्होंने नहीं किया। तो इसके कई कारण हो सकते हैं, कुछ समझौते हो सकते हैं, या फिर क्या क्या इसके महत्वपूर्ण तथ्य है उसके बारे में मैं आपको इस टॉपिक के माध्यम से दिखाऊंगा। ये आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे सिर्फ इंडिया ही नहीं, संपूर्ण पूरा विश्व अफेक्ट कर सकता है। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। 1979 के इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान ने काफी कड़ा रुख अपनाया इजराइल के खिलाफ, क्योंकि इनका राजनीतिक मतभेद और वैचारिक मतभेद था। जहां एक तरफ इजराइल हमास और हिजबुल्लाह का समर्थन करता था, वहीं जो है इजराइल इनका काफी एंटी था। तो इसकी वजह से इनके वैचारिक मतभेद उत्पन्न हुए। तो ये था ईरान का रुख। अब हमें इजराइल का रुख भी समझना इसके लिए बहुत जरूरी है। अगर इजराइल की बात करें, इजराइल को अपने क्षेत्रीय संकट का खतरा था, क्योंकि ईरान का ये कहना था कि इजराइल जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इससे ये है कि वो हर समय ये कोशिश में रहता था कि कैसे उसके क्षेत्रीय उसमें घुसे और हम इसमें कब्जा करें। तो इस चीज का खतरा था, ये सबसे बड़ा इनका मतभेद का कारण था। इस बात को अगर मैं सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं तो 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद इन दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद उत्पन्न होने शुरू हो गए। तो डायरेक्ट इनका युद्ध तो नहीं होगा, लेकिन प्रॉक्सी वार शुरू हो गए थे। सबसे बड़ा कारण क्या था कि जहां ईरान हिजबुल्लाह और हमास का जो समर्थन करता था ईरान, तो इस वहीं जो इजराइल की बात करें वो इसका काफी एंटी था। अगर हम ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू समझे तो उसका कहने का मतलब ये था कि इजराइल कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसका कहने का मतलब ये है, इजराइल को अपने क्षेत्र का खतरा था कि हमारे जितना भी मेरा एरिया है वो एक्वायर ना कर दे, या ये मेरे ऊपर ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, कई देशों के साथ मिलकर मेरे पे अटैक ना कर दे। तो हमेशा खतरा तो दोनों देशों को एक दूसरे की तरफ से मंडराता रहता था, तभी ये छोटी मोटी प्रॉक्सी वार वगैरह ये सब चलती रहती थी। नेक्स्ट है परमाणु तनाव। परमाणु तनाव की अगर बात करें, हम इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो इजराइल का ये कहना है कि इसने ईरान ने अपने परमाणु विकसित करने के लिए ये सब कार्यक्रमों को चला। जबकि ईरान की बात करें तो ईरान का ये कहना है कि मेरा जितना भी परमाणु उद्देश्य है वो शांतिपूर्ण तथ्यों को अंजाम देने के लिए है, ना कि नकारात्मक नेगेटिव चीजों के लिए। इसके खिलाफ इजराइल के रुख की बात करें तो इजराइल ने इसके लिए साइबर अटैक जैसे हमलों को अंजाम दिया है। इससे उनके कई वैज्ञानिकों की हत्या शामिल है। तो कई वायरस भी इसने छोड़े हैं, जिसका नाम है स्टकनेट वायरस। इस वायरस की वजह से बहुत ज्यादा ईरान को नुकसान हुआ है। इससे भी इनके वैचारिक मतभेद बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं दिन प्रतिदिन। थर्ड आता है इसमें क्षेत्रीय युद्ध और प्रॉक्सी संघर्ष। इसमें हमें दो देशों का पॉइंट ऑफ व्यू जानना जरूरी है, लेबनान और सीरिया। अब दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या कर रहा है। जहां इसने अगर हम ईरान की बात करें, सीरिया में अपनी कई सैन्य इसने बढ़ा के रखे हुए हैं। तो ये एक तरह से उनकी सैनिकों की उपस्थिति ये दर्शाती है कि उसके थ्रू कोई भी कार्यवाही को अंजाम दे सकता है। वहीं लेबनान में हिजबुल्लाह का समर्थन करता है। इजराइल ने भी कार्यवाही करते हुए लेबनान में हिजबुल्लाह में कई आतंकी ठिकानों में काफी हमले किए, काफी तेज हमले किए, जिससे कि काफी उनको नुकसान हुआ। गाजा और हमास। अब गाजा और हमास के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ईरान की बात करें तो हमेशा से वो गाजा पट्टी पे अपना नियंत्रण रखता है। तो वहीं अगर इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, उसने कई बार हमास पे अटैक किए हैं, तो उससे जिससे हमास में बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है। सभी बातों में अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली हमेशा से ईरान ही इन्वॉल्व रहा है शुरू से ही, इसीलिए ये सबसे बड़ा कारण माना जाता है। फोर्थ और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है साइबर अटैक, और जितनी भी गुप्त इंफॉर्मेशन होती है एक दूसरे के, जैसे जासूस भेजना, ये सब चीजें शामिल है। अगर हम 2020 के बाद की बात करें तो दोनों देशों ने एक दूसरे पे काफी साइबर अटैक किए हैं। इसमें 2020 में इनके मुख्य परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह की हत्या भी शामिल है, जिसमें इजराइल ने एक अहम ऑपरेशन के तौर पे इसको लिया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी कहते हैं। इसमें जहां अमेरिका इजराइल को पूरा समर्थन करता है, तो
वहीं इसको ये डर रहता है कि मेरे जो जितना भी जमीन एक्वायर करने का जो मेरा उद्देश्य है उसमें मैं आगे बढ़ पाऊंगा या नहीं बढ़ पाऊंगा। अमेरिका अपने आप में एक बहुत ही बड़ा देश है, जिसके इकोनॉमी में थोड़ा सा भी फर्क आता है तो पूरे विश्व को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। सिक्स्थ और सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट, जो कि मैं इसके साथ इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा, इनका जो सीरिया में बढ़ता हुआ प्रभाव, ईरान का सीरिया में बढ़ता हुआ प्रभाव, हिजबुल्लाह की जो गतिविधियां हैं उसको देखते हुए युद्ध का खतरा डे बाय डे ये बढ़ता जा रहा है और कभी भी एक भयंकर आकार ले सकता है। हालांकि दोनों देशों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कोई वॉर अभी तक नहीं छिड़ी है, लेकिन आने वाले टाइम में संकट के बादल मंडराते जा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण मैं अगर ये कहूँ, जो भी प्रॉक्सी वार हो रही है ये सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। तो इसी के साथ इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक में मैं आपको इसमें अगर इन दोनों देशों के बीच में युद्ध छिड़ता है तो क्या उसका इफेक्ट इंडिया की इकोनॉमी में पड़ सकता है, क्योंकि बीइंग ए इंडियन हमें ये जानना बहुत जरूरी है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो अगले बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।